वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला यह है कि मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। सियासतदानों की तरफ से पार्टियां बदलने और राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान के साबिक मावन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि साबिक मावन खुसूसी यार मोहम्मद रिंद की भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। दूसरी तरफ पंजाब की सियासत में भी बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है, जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने पंजाब असेंबली अलीम खान ने भी अपना अलग ग्रुप बना लिया है, जिसमें सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। अलीम खान की क़यादत में ये लोग जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी अलीम खान से रब्ता किया है। सवाल यह है कि नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी और अलीम खान की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का मतलब यह है कि बात बढ़ गई है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन नासिर बेग चुगताई साहब ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी, क्या हुकूमत के लिए वाकई गल वध गई है? ये मैंने बहुत पहले कहा था, गल तो वध गई है उनके लिए, मुश्किलात में है, डिफॉल्टर्स में। और कल की जो तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर की, वो दरअसल कई चीज़ों का मुरक्कब थी, मजमुआ थी। गुस्सा और एक अजीब गरीब नफ़रत और तंज और मोर एब्यूज़। अब वो लैंग्वेज आप देख लें और फिर यूरोपीय यूनियन के बारे में उनकी गुफ्तगू आप सुन लें, और उसके साथ साथ सियासी मंजरनामे पर उनका जो रद्द-ए-अमल है वो देख लें, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि जो कुछ था उसकी वजह आज सामने आई है। अलीम खान कल भी हमारे पास इत्तला थी, हमने कल भी बात की थी इस पर, कई जगह पर लिखा भी था मैंने। लेकिन ये कि हकीकत में अलीम खान ने आज एक बात वाज़ेह कर दी कि गुस्सा किस बात पर था। गुस्सा इस बात पर था कि उनका मुतालबा है कि उस्मान बुज़दार को हटाकर उनका ग्रुप कहता है कि अलीम खान को लाएं आप चीफ मिनिस्टर, वरना फिर रास्ते ज़ाहिर है अलग हो जाएंगे। और जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठ के अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, करवा लिए यूरोन टेस्ट, सब टेस्ट क्लियर हैं उनके, और वो अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं अब सूरत हाल। तो हुकूमत के लिए बहुत मसाइल हैं, बहुत दुश्वारियाँ हैं, और इन दुश्वारियों में प्राइम मिनिस्टर खुद इजाफा भी कर रहे हैं। आज जो दौड़ लगी है वजीरों की सुबह के इजलास के बाद, वो पहले लगनी चाहिए थी। आज कोई यहाँ जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। शेख रशीद कह रहे हैं कि जनाब कब्ल वक्त इंतखाबात करा लें, परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि पहले स्ट्राइक कर दें, पहले फैसला कर लें। अब परवेज़ इलाही के हाथ से भी खेल मुझे लगता है निकल जाएगा, क्योंकि अब अलीम खान साहब आ गए हैं। अलीम खान साहब बड़ा मजमा लेकर आए काफ के मुकाबले में, तो परवेज़ इलाही शायद देर कर गए। वो कहते हैं ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ वही मामला हुआ है कि वो कुछ और बारगेन करने के चक्कर में वो भी देर कर गए। तो ये सूरत हाल है। लेकिन मुझे कल जो ज़्यादा दुश्वारी हुई समझने में, मेरा इल्म कम है कि क्या हमने कभी फॉरेन पॉलिसी के बारे में इस तरह बात की है जिस तरह की आज। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के देखें सिफारतकारी क्या होती है, आपने उन्हें गालियाँ दी, उन्होंने फ़ोन कर लिया आपको कि आप सालसी करा दें। अब सूरत हाल ये है कि यूरोपीय यूनियन से आप जब बात करेंगे तो आप ये देख लेंगे आपका टेक्सटाइल का जो 75% एक्सपोर्ट है वो EU को है, आपका केमिकल का। तो हम बात करेंगे ही अगले सेगमेंट में, लेकिन ये जो अभी जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो ये मुलाकात हुई है, और जिसमें इन्होंने ये बात की है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तभी अदम एतमाद में जो है वो हिमायत करेंगे, आप समझते हैं कि इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह जो देखिए ना, जहांगीर तरीन के जो इख्तलाफात थे वो बढ़ते गए। अलीम खान के भी इख्तलाफात थे। अलीम खान खुद उम्मीदवार थे ना चीफ मिनिस्टर के, ऐन वक्त पे नैब ने उनको पकड़ लिया था, तो बेचारे पीछे हट गए वो। उसके बाद भी उनको जो वजारतें दी गई वो आपको पता है क्या है। तो वो एक लावा पल्ला था, एक मौका बहुत अच्छा आया। देखें, जहांगीर तरीन बड़े अच्छे सियासतदान हैं, वो उस वक्त स्ट्राइक करते हैं जब माल पक जाता है, जब मलबा पूरा उनके सामने होता है। वो कर रहे हैं। वो अलीम खान का उनके पास जाना, उनके ग्रुप में शामिल होना, उनके ग्रुप को इतना बड़ा देना है कि उस्मान बुज़दार की तो लावा पककर तैयार हो गया है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जहांगीर तरीन खान और अलीम खान, ये कौन सी नई सियासी हांडी पक रही है? देखें, ये इमरान खान को शह मात हुई है आज। देखें, उस्मान बुज़दार इमरान खान की लाइफ इंश्योरेंस है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटाने की कोशिश करेंगे तो इमरान खान भी चले जाएंगे।
और अगर अब वो नहीं हटाएंगे तो भी चले जाएंगे, हटाएंगे तो भी चले जाएंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो ये जहांगीर तरीन और अलीम खान कहेंगे हमारी बात नहीं मानी, लिहाजा मदमे इत्तेमाद में साथ दे रहे हैं अपोजिशन का। और अगर हटाएंगे तो और अलीम खान ग्रुप को लाना चाहेंगे तो चौधरी अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। तो ये एक ऐसी शहमात हुई है इमरान खान को इस सूरत में कि अगर वो उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तो भी मर जाते हैं, नहीं हटाएंगे तो भी मर जाते हैं। दोनों सूरतों में मरकज में अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और अपोजिशन के लिए रास्ते मजीद खुल गए हैं। मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन ग्रुप की अपोजिशन से बात हो गई है, तभी उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटाने की शर्त रखी है। उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान के लिए ये मुमकिन नहीं है। अगर हटाएंगे तो चौधरी नए वज़ीर आला को वोट नहीं डालेंगे, नए वज़ीर आला को चौधरी वोट नहीं डालेंगे तो फिर वो इलेक्ट कैसे हो पाएगा पंजाब असेंबली से। तो इस सूरत में तो पंजाब निकल जाएगा हाथ में से। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये आज जहांगीर तरीन ने निकलने का पीटीआई से अलीम खान ने एक रास्ता बनाया है कि हम शर्त रखेंगे उस्मान बुज़दार की, वो पूरी नहीं हो सकेगी तो हम अदम एतमाद का साथ दे देंगे। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ, मैं आपके प्रोग्राम में पहले दिन से कह रहा था कि ये अदम एतमाद एक सीरियस मामला है। यहाँ दोस्त कहते थे ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन है, लेकिन मेरी राय में मामला है। फिर मैं कहता था कि ये पीटीआई चू चू का मुरब्बा है, इसने बिखर जाना है क्योंकि किंग्स पार्टी है, ये लाए गए हैं लोग और ये एकदम बिखर जाएंगे जैसे तस्बीह के दाने बिखरते हैं। तो आपको आज देखें बलोचिस्तान की पीटीआई अलग टूटती हुई नजर आ रही है, आपको पंजाब की पीटीआई अलग टूटती हुई नजर आ रही है। अब चंद दिनों में आपको केपी की पीटीआई अलग टूटती हुई नजर आएगी, कराची की पीटीआई पहले ही टूटी हुई नजर आ रही है। तो ये पीटीआई के इतने हिस्से बिखरे नजर आ रहे हैं कि समझने से काफिर है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या वसीम अकरम प्लस वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खान साहब हटाएंगे? देखिए, बात यह है कि अगर आपकी आंखों मतलब नज़र ख़राब है और आपकी +2 की ऐनक आपको लगनी चाहिए, अगर तो वो लगी हो आपकी आंखों पे तो फिर आपको चीज़ें सही नज़र आती हैं। पर आपकी आंखों के ऊपर कोई 3+ की ऐनक लगा देना तो फिर आपको चीज़ें टूटती मोती बिखरती और मनपसंद चीज़ें नज़र आती हैं। अभी खान साहब बिल्कुल नहीं हटाएंगे। अगर मेरे दोस्त ने अभी कहा कि हम कहते थे कि ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन होगा और बिल्कुल अभी भी ऐसा होगा। मैं तो आज भी अपने अल्फाज पे कायम हूँ। अभी मैं सीधा जरदारी हाउस से आ रहा हूँ और वहाँ पर बहुत बड़ी बैठक चल रही है। शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान है, सारे सीनियर लीडर्स अपना जमीयत उलमा इस्लाम के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के सर जोड़ के बैठे हैं कि ये मुसीबत हमने गले में डाल तो ली है कि नो कॉन्फिडेंस, पर हमारे पास नंबर पूरे नहीं है और हम किस तरह लेके आएंगे। और अगर यहाँ से यू टर्न हमें लेना पड़े कि किस तरह कौमी मफाद में हम अभी नहीं लेके आते अदम एतमाद, या और क्या रास्ता है इससे बचने का, क्योंकि अगर हमने टेबल की और इसमें हम नाकाम रहे तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो इससे बचा कैसे जाए? असल में ये बैठक इसलिए चल रही है कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं अब के पतली गली से हम निकले कैसे, क्योंकि बिलावल साहब का जो जुलूस है वो भी लाला मूसा तक पहुंच गया और इस वक्त रवात के लिए रवां दवां है। रात को उन्होंने रवात में रुकना और कल वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो 1-2 दिन में फाइनल पता चल जाएगा कि ये क्या मूव करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अलीम खान, डेफिनेटली अलीम खान हो या जहांगीर तरीन हो, देखें जब पीटीआई का काफिला चला था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुल्क के वजीर आज़म बने। लाजमी बात है जहांगीर तरीन भी सियासतदान है, उनकी ख्वाहिश थी कि अगर इमरान खान वजीर आज़म बन जाते हैं तो कम से कम मैं पंजाब का वजीर आला या सीनियर वजीर तो बनूंगा। अलीम खान ने भी जिस तरह उनका साथ दिया, पीटीआई को लेके चले, अरबों रुपया उसमें खर्च किया, जहांगीर तरीन का जहाज भी चलता रहा, तो अलीम खान का भी ख्वाब था कि कम से कम वो वजीर आला पंजाब तो बनेंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वजीर आज़म बन गए और उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखा दी अलीम खान को भी, जहांगीर तरीन को भी, तो अब उनको एक मौका मिला है कि वो दोबारा से, वो शायद डिफेक्शन करने पे तैयार नहीं है, अभी भी वो पीटीआई का साथ देना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी यही मंशा है कि किसी तरह उस्मान बुज़दार जो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आते थे, ना पीटीआई के उस वक्त हिस्सा थे, ना पीटीआई में कोई उनका किरदार था, ना वो किसी चीज को आगे लेके चल रहे थे, उनको आपने वजारत आला पे बिठा दिया और हर किसी को एतराज है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को शायद इस दफा इस कंप्रोमाइज पे जाना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर वजीर आला पंजाब को वो चेंज करें, जो नाराज अरकान है पंजाब बचाने के लिए आपको लगता है कि वजीर आला पंजाब को उन्हें तब्दील करना पड़ेगा। डॉक्टर नाजिर साहब, जिस तरह से माजी में मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ निकली थी, इसी तरह
क्या तहरीक इंसाफ से एक नई जमात निकलती हुई देख रहे हैं आप, या फिर अलीम खान और जहांगीर खान का ये जो ग्रुप है ये एक प्रेशर ग्रुप ही रहेगा सर? देखिए, निकल सकती है बिल्कुल, जैसे अभी दोस्तों ने भी कहा कि टूट फूट तो नज़र आ गई है ना, सामने नज़र आ रही है। अब जो टूट फूट नहीं देख रहा, क्योंकि अभी पिछले घंटे में ही जो टीवी पे हम देख रहे हैं वो अगर टूट फूट नहीं तो और क्या है, उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है, अलीम खान साहब, नवानी साहब, जो भी लोग थे उन्होंने साफ कहा है, और वो जहांगीर तरीन साहब के घर में हुई है, और ये उन्होंने वजाहत भी की है कि इस घर में हमने इसलिए की है ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, और जो ग्रुप है उन्होंने नाम लिया, तो ये ग्रुप तो बन गया है। और बिल्कुल मुमकिन है कि इसमें से एक नई पार्टी, ज़ाहिर मुस्लिम लीग अगर काफ नून बहुत सारी हो सकती हैं, एफ और बहुत सारी हो सकती हैं, तो तहरीक इंसाफ में से भी हो सकता है कि एक और ये ऐलान कर देंगे जी हम तहरीक इंसाफ जहांगीर ग्रुप जो है वो बना रहे हैं, तो ये बन तो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि ये अब एकदम से क्यों हो रहा है। देखें, इसकी वजह अभी बतलाई गई कि बहुत सी चीज़ों के ज़िम्मेदार तो खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। ख़ासतौर पर पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में ये हम बार बार कहते रहे हैं कि पंजाब क्या बल्कि किसी भी सूबे में जमहूरी तौर पर जब कोई भी पार्टी आती है तो ये उस पार्टी के जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, ये उनका हक़ होता है कि जिस लीडर को वो मुनासिब समझें उसको वज़ीर आला बनाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी पार्टी, सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, चाहे वो पीपी हो, नून लीग हो, जो ऊपर जो पार्टी का सरबराह है, यानी ये तमाम सियासी जमातों में एक तरह की शख्सी आमरियत होती है कि जिस जरदारी साहब फैसला करेंगे कि गिलानी को बनना है तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे, नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि भाई को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनना है तो बनेंगे, यहाँ पर इमरान खान फैसला करेंगे कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक ऐसे शख्स को बनाना है जो अभी चंद दिन पहले तक पार्टी के साथ नहीं था और जो 10-20 साल से पार्टी की खिदमत कर रहे थे, उनको नज़रअंदाज किया गया। तो ये तरीका गलत है, तमाम पार्टियों का गलत है, और इनका तो बहुत ही ज़्यादा गलत इसलिए रहा तहरीक इंसाफ का कि वाकई में जो इनके जो 20-20 साल के जो साथी थे उनको नज़रअंदाज इन्होंने किया, और जो चलो 20 साल तो छोड़ दो, 20 साल वाले तो बहुत सारे निकल गए, ये जहांगीर तरीन और अलीम खान ये भी 10-12 साल से तो है ना साथ में। अच्छा, इन्होंने पार्टियां भी बदली लेकिन काम किया। तो अब जब इतना जिन लोगों ने काम किया तो ये बिल्कुल होना चाहिए था कि 18 में जब तहरीक इंसाफ आई तो कोई एक ऐसा माकूल किस्म का आदमी होता कि जो कि सही तरह से चलाता। वो फैसला गलत करके इन्होंने 4 साल निकाल दिए। अब सवाल ये है कि 4 साल जब निकल गए तो ये एकदम से फिर ये क्यों हो गया? ठीक, देखिए इशारे मिले हैं, जो लोग कह रहे हैं ना, अभी शेख रशीद साहब ने भी कहा कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल है, एम्पायर इशारे दे रहे हैं, तो वो जो इशारे जहां से दिए गए हैं कि अब सिस्टम में तब्दीली लानी है, तो उन इशारों के बल पर अलीम खान भी एक्टिव हो गए हैं, अफजल चंद साहब भी छोड़कर जा रहे हैं, रिंद साहब भी छोड़ के जा रहे हैं। तो अब लगता है ऐसा ही है कि इनके जो हुकूमत है इसके दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन अगर जाती तौर पे मुझसे पूछा जाए तो मैं इससे खुश नहीं हूं, यानी मैं इमरान खान का मुखालिफ बेशक हूं। आपको लगता यह है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और मेरा ख्याल है कि ये होना नहीं चाहिए, इस हुकूमत को 1 साल मिलना चाहिए मुकम्मल करने का। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में वापस चले गए, अलीम खान और जहांगीर खान ये एक नया ग्रुप बन गया है। क्या लगता है, क्या मजीद फ्लड गेट्स भी खुल सकते हैं? जहाँ तक नदीम अफजल चंद की बात है तो वो तकरीबन 2 साल से निजी महफिलों में जहाँ भी बैठते थे, वो जिस तरीके से पीटीआई का एक इंटरनल मैकेनिज्म था उससे कोई खुश नहीं थे, और उनकी भी वजह वही थी जो अलीम खान बयान कर रहे थे कि कुछ खास लोगों का बहुत खास किस्म का घेरा है और बड़ा इफेक्टिव है वो अराउंड इमरान खान, और उनके अलावा किसी को एक्सेस नहीं दी जाती। नाउ द थिंग इज कि अगर आप एक सीजन पॉलिटिशियन को जैसे कि अपनी पार्टी में लेके आए हैं और आप उसकी सर्विसेज का फायदा नहीं उठाते, सिर्फ उसके इलेक्टेबल होने का फायदा लिया हुआ है और उसको कॉर्नर किया हुआ है, तो एक जो ऑल टाइम पॉलिटिशियन होता है वो इस बात से खुश तो नहीं होगा जिसका उठना बैठना पॉलिटिक्स हो। और पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी में से निकल के आना, मेरा ख्याल है उसको वैल्यू नहीं किया गया उस तरीके से जिस तरह पीटीआई में किया जाना चाहिए था। दूसरा, अलीम खान बहुत रवादार आदमी है, वो खुल के कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके दिल में ये बात ज़रूर है कि उनको नैब के ज़रिए अंदर करवाने में और उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें खुद गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो उनको साइड पे करना था ताकि बुज़दार के लिए राह हमवार हो सके। इसी तरह जो केसेस बने वो जहांगीर तरीन पे बने, तो ये जो 2 सैक्रिफिशियल एनिमल्स जिनको बनाया गया पार्टी में और जिनका बड़ा एक स्पाइनल कॉर्ड का रोल था पीटीआई की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, उनका नाराज़ होना बिल्कुल समझ में आता है और बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने शुरू दिन से उनको हर तरह के रिसोर्सेज की सपोर्ट दी और एंड में उसका बेनिफिट
टिकट कोई और ले जाए जस्ट बिकॉज वो किसी का रिश्तेदार है या किसी का ज़्यादा करीबी है, तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इट माइट वर्क अगर शौकत खानम एक एंटरप्राइज है, उसमें इमरान खान की मर्जी चल सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता। तो मैं इसको इस लेंस से देखती हूँ कि ये चीज़ें सामने अब आ रही हैं, लेकिन 2-3 साल से ये सब कुछ हो रहा था। और जो लोग नज़र रखते हैं सियासत पे, जिनके अंदर राब्ते हैं, उन्हें पता है कि हाउ पीपल वर फीलिंग। और आज अगर जो लोग अलीम खान को जानते हैं और जो लोग जहांगीर तरीन को जानते हैं, जब वो बोलते हैं आप उनकी टोन में वो दर्द महसूस करते हैं जो उन्हें फील होता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ पार्टी के अंदर। और इमरान खान के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना कोलैप्स ऑफ हिज ओन पार्टी है, और अपने करीबी लोग जिन्होंने जेन्युइन कंट्रीब्यूट किया है उनको दूर कर देना अपने आप से। सो मेरे ख्याल है इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि जल्दी गवर्नमेंट्स का गिर जाना या गिरा दिया जाना कभी भी उसने सर्व नहीं किया मुल्क को। 5 साल पूरे होते और फिर जेन्युइन तरीके से चीज़ें सामने आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये बहुत अरसे से एक्सपेक्टेड था। ठीक, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं जुनैरा और डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल आज इस वक्त भी इत्तेफाक करता हूँ, इस स्टेज पर भी, कि 5 साल पूरे करने चाहिए हर हुकूमत को, जो हुकूमत भी आए। ये खेल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो किया आपने खुद है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आयद होती है उस जख्म की। अब देखें ना, जो परिंदे आपके पास आए थे परवाज़ भर के, अगर वो वापस जा रहे हैं तो शिकवा किस बात का? वो अगर उस वक्त नहीं रुके उन पार्टियों से, तो अब क्यों रुकेंगे? अलीम खान वाला जो नया सेगमेंट आया है, उसमें ने तो काफ लीग का जो सौदाकारी एजेंट का तासुर था वो भी ख़त्म कर दिया। काफ लीग भी अब साइड में हो गई, उन्होंने भी देर कर दी। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म के बारे में ये आम राय है, जो लोगों से बात भी हुई है, सरदार रिंद को शिकायत ये कि उनका रवैया सही नहीं था। उनका रवैया उन लीडरों से भी सही नहीं है जो पार्टियां छोड़ के उनके पास आए थे। सरदार रिंद की वापसी इसी वजह से हुई कि उनसे वो बात नहीं करते थे, उनकी बात सुनते नहीं थे। और आज सरदार रिंद 12 पार्लियामेंटेरियन को लेकर कोयटा में बैठे हैं, इजलास कर रहे हैं। तो एक बगावत वहाँ है। कराची के जो कारकुन हैं, जो PTI के MNAs हैं, उनको भी शिकायत है। जो सिंध के, उनको भी शिकायत है। GDA वालों को भी शिकायत है। तो जाती रवैये बहुत काउंट करते हैं पॉलिटिक्स में। अगर आप मुस्कुरा के नहीं मिल सकते तो हाथ तो मिला लें, जरा गर्म जोशी से हाथ मिला लें, वो भी नहीं होता। तो अब मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को देखना पड़ेगा कि वो। जी ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसे कि शेख रशीद साहब का भी बयान सामने आया था कि अगर 6 महीने पहले भी इंतखाबात हो जाते तो क्या क़यामत आ जाएगी, तो क्या लग रहा है कि बात कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दोस्त बार बार ये कहते हैं कि हुकूमत की मुद्दत 5 साल है। आइन में हुकूमत की मुद्दत 5 साल नहीं है, पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है। कहीं भी लफ्ज़ हुकूमत नहीं लिखा गया कि ये हुकूमत 5 साल के लिए होगी। आइन में यहाँ हुकूमत बदलने के तरीके मौजूद हैं और हुकूमत बदली जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट की मुद्दत मैक्सिमम 5 साल लिखी गई है। तो कहीं भी नहीं लिखा गया कि ये हुकूमत या वज़ीर आज़म 5 साल के लिए आता है, पार्लियामेंट 5 साल के लिए आती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ आप पिछली 3 असेंबलियों से देख लें किस वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे किए हैं। जिन पार्लियामेंट्स की आप मिसालें देते हैं कि जी उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है पिछली 3 पार्लियामेंट्स में, उन तीनों पार्लियामेंट्स में वज़ीर आज़म ने तो मुद्दत पूरी नहीं की है, पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की है। उधर भी जमाली के बाद शौकत अजीज आए, उधर यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ आए, उधर नवाज शरीफ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए। तो एक रिवायत मौजूद है 3 साढ़े 3 साल बाद वजीर आजम के बदलने की। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी कर लेती है लेकिन वजीर आजम तब्दील हो जाता है। तो इसमें तो ये अपनी रिवायत जो बीजा है वही काटना है, जो होता रहा है वही होना है। आने जाने के तरीक़ाकार फर्क हो सकते हैं, कोई असेंबली से गया, कोई अदम एतमाद से जाएगा, कोई किसी तरह गया। दूसरी बात यह है कि आपका जो सवाल था कि जो खतरनाक, मुझे तो तहरीक इंसाफ में बहुत टूट फूट नजर आती है और मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में ये टूट फूट बहुत वाज़ेह हो जाएगी और इसका ऑपोजिशन को बराह रास्त फायदा हो। ठीक है, आपके ख्याल में ऑपोजिशन को इसका बराह रास्त फायदा होगा? डॉक्टर नाज़िर साहब और जुनैरा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ले लूं, फिर आप दोनों की जानिब भी आती हूँ। जी नसीम साहब।
जी बिल्कुल, जिस तरह बात की जा रही है ना कि हुकूमत के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट के 5 साल की मुद्दत है, तो भाई जो लोग वोट दे के भेजते हैं पार्टी को जिसका वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो उसी की हुकूमत होती है, पार्लियामेंट भी उसी की, पार्लियामेंट ने ही उसको चुना हुआ होता है। और ये कोई रवायत नहीं पड़ जानी चाहिए कि जी 3-3.5 साल में तो पीपल्स पार्टी का भी चला गया था, नून लीग का भी चला गया, तो अब ये भी चलना चाहिए। मैं उन लोगों से मुत्तफिक करता हूँ जो चाहते हैं कि 5 साल हुकूमत भी पूरी करे और पार्लियामेंट भी पूरी करे ताकि अवाम 5 साल बाद उनका एहतसाब करे। बात दूसरी ये कि हम लोग इंटरनल बात की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ एनबीसी की बात से कि उनका रवैया इस किस्म का होता है प्राइम मिनिस्टर का कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये सिर्फ इंटरनल मैटर्स नहीं है, इसमें बैरूनी हाथ भी शामिल हैं, वो भी कभी कभार सबक देना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब उस वक्त के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो निक्सन ने कहा था कि जब ट्रेन सामने से आ रही हो तो पटरी से हट जाना चाहिए। तो जब आप एब्सोल्युटली नोट कहेंगे, आप यूरोपियन यूनियन को आंखें दिखाएंगे, आप रशिया का दौरा करेंगे, तो फिर बैरूनी कुव्वतें भी इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटा के अपना बंदा ला सके। तो जंग इस वक्त जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन अपने इरादों में कामयाब हो सकेगी। ठीक है जी जुनैरा। देखिए, रवायत अगर तो कोई अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका बार बार तस्करा होना चाहिए। और इंग्लैंड का तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके ट्रेडिशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि दे डोंट नीड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्टिटी नहीं है, वहाँ पे ऐसी रवायात की बार बार मिसालें देना जो कि गैर जमहूरी हैं, वो मेरी समझ से तो बालातर हैं। बहुत अच्छा होता अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ख़त लिख देते और वज़ीर आज़म होने का जो उनका एजाज़ था उसको कायम रखते, अपने 5 साल पूरे करते, हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मिलता। बहुत अच्छा होता, पिछली सारी गवर्नमेंट्स में भी हमें बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स मिलते जो अपना टेन्योर पूरा करते। लेकिन क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता रहा तो आगे भी आप टर्बुलेंट फ्लाइट एक्सपेक्ट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कंट्री। ये लॉजिक मेरी समझ से तो बाहर है। जमहूरियत मजबूत होती है वैल्यूज़ और नॉर्म्स और क्रेडेंशियल्स से, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी नहीं होता। तो आप जो प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पहले भी हुआ है वो अब भी हो सकता है, अगर वो गलत है तो वो गलत है। ठीक, डॉक्टर नाज़िर साहब। जी पहले तो मैं ये जुनैरा ने जो बात कही उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि ये जो कहा गया कि वो उनको ख़त लिख देना चाहिए था, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। वो कोर्ट का फ़ैसला मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। किसी गैर सियासी ताकत को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो आकर वज़ीर-ए-आज़म से कहे कि आप ये ख़त लिखें और वो ख़त नहीं लिखें और उसकी बिना पर कोर्ट ये फ़ैसला करे कि जी आप फ़ारिग हो जाएँ। वो तारीख़ कभी भी उस फैसले को, जैसे हमारी अदलिया के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे हैं मुतनाज़ा, उनमें ये भी एक मुतनाज़ा फ़ैसला था। ये तो पहली बात, वो उन्होंने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया, ख़त नहीं लिखा, बेशक उनकी वज़ारत उज़्मा गई। अब ये जो इन्होंने बात की, हमारे दोस्त ने मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ये बार पहले भी दोहराते रहे, पूरी हम ज़ाहिर है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन देखें कहीं ना कहीं पर हमें रुकावट लगानी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में। ये सिर्फ 20 साल की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में आज तक कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो करीब तर पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने भी वक्त से पहले इलेक्शन करवा दिए थे, तो वो भी बहैसियत वज़ीर आज़म के पूरे 5 साल मुकम्मल नहीं कर सके। तो अब किसी मुल्क के लिए इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात क्या होगी कि कोई एक वज़ीर आज़म, कसम खाने को कि भाई एक तो था, एक ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। तो अब ये अगर चल रहा है यहाँ पर, तो इसको चलने इसलिए देना चाहिए कि मैं तो इस सिस्टम का खराबा देख रहा हूँ ना आगे, यानी जो कुछ भी हो रहा है, मुझे इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, देखें टूट फूट हो रही है। टूट फूट होना और इमरान खान साहब का घबरा कर बातें करना, ये दोनों बातें कोई खुश होने की या ढोल बजाने वाली बातें इसलिए नहीं है कि किसी भी पार्टी में टूट फूट होती है, ना वो पार्टी के लिए बेहतर होता है, ना वो सियासत के लिए बेहतर होता है, ना जमहूरियत के लिए बेहतर होता है। क्योंकि ये जितने तोड़ने वाले लोग हैं, आप इनकी आज 1 घंटे पहले की तकरीर सुन लें, कोई सॉलिड प्रोग्राम नहीं है सिवाय इसके कि जी दूसरे लोगों ने फायदे उठा लिए, यानी जो फायदे हमें उठाने थे वो दूसरे ने उठा लिए। तो कोई प्लान नहीं आ रहा। यही अपोजिशन का भी है कि अपोजिशन कोई सॉलिड प्रोग्राम नहीं दे रही है सिवाय इसके कि इनको हटाना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से कोई प्लान नहीं आ रहा। मुज़म्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। बिल्कुल, सियासतदानों का हो रहा है, जमहूरियत का, सियासतदानों का। नसीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है मुज़म्मिल साहब, देखें, जमहूरियत किसी वजीर आजम की मुद्दत पूरी करने में का नाम नहीं है।
जमहूरियत एक तसलसल का नाम है और वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती है, किसी एक वजीर आजम की मुद्दत पूरी करने से मजबूत नहीं हो जाती। और वैसे भी सिलेक्टेड की मुद्दत पूरी करना कोई जमहूरी अंदाज में अच्छा नहीं जाएगा। चलिए मुजम्मिल साहब, अपने अपने दौर में हर कोई बंदा सिलेक्टेड है, किसी को गवर्नर जिलानी लेके आ गया, किसी को मुशर्रफ लेके आ गया, सिलेक्टेड की क्या बात करते हैं, फिर इदारों पे हमले करते हैं। हर वक्त इदारों के ऊपर हमले करना, जमहूरियत और सियासतदानों को अपने मामलात खुद देखने चाहिए। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेलसी में कल जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा आपको, पहले वो सुनवाते हैं। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे, मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? वजीर आपका बयान आपने मुलाहिजा किया, एनबीसी क्या कहेंगे इस बयान पे? आज प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट से, और काश प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ उनसे कहा हो। मुझे यकीन तो नहीं कि उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वह गुडी टिकट्स आए हैं सब जो चले हैं, कि मैंने तफसील से बात की। मैंने कहा बेघर लोगों को आबाद किया जाए, रिलीफ फराहम की जाए, मुज़ाकरात से मसले का निकाला जाए। तो ये बात यही है, ये कुछ नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन कि क्या हम गुलाम हैं। लेकिन मैं उनसे मुत्तफिक हूँ इस बात पर। मेरा अपना एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग डिफ़र करते हैं कि हमें वर्कशॉप में छोटा होता है, जो पाना ला दो और स्क्रिप्ट ला दो, ड्राइवर ला दो, उस तरह काम करता है, वो हमें समझा गया। बल्कि मैंने इसी आपके प्रोग्राम में बहुत तवील गुफ्तगू की थी पूरी हिस्ट्री के ऊपर कि हमें किस तरह उठक बैठक कराई गई। अमेरिका ने भी कराई, यूरोपीय यूनियन ने भी कराई, और हम बखुशी करते रहे, और हम खुश होकर उस पर नाज करते रहे कि जी अमेरिका तो अपना यार है, उस पर जा निसार है। ये हम करते रहे, हमने कहा रूस तोड़ दिया हमने, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। खुद कुछ हमलों में मरते रहे हम, और हम कहते हैं वाह वाह। तो ये ज़िया-उल-हक से जो शुरू होता है सिलसिला खून खराबे का, वो मुशर्रफ और मुशर्रफ के बाद कुछ दिनों तक और चलाएंगे। इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पे आयद होती है कि पाकिस्तान इन ग्रुपों के साथ क्यों चला गया, पाकिस्तान ने क्यों हिमायत की इस फसाद की जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर, और इसकी वजह से हमारे 80,000 नहीं ज़्यादा लोग शहीद हुए, ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। ये कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या जलसा इसका मुकाम था? क्या जलसायाम में ये बात होनी चाहिए थी? क्या डिप्लोमेसी जलसायाम के जरिए होती है? क्या यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने डर के फोन किए आपसे? ऐसा नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। डिप्लोमेसी आप देख रहे, ग्रीक वर्ड है ये, और इसके बहुत से मायने हैं। मायने ये है कि आपस में बात कर लो चुपचापाते हुए और मसले हल कर लो। लेकिन मुझे लगता है ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा नहीं कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, गंदम कितनी महंगी हो गई है, कॉटन की क्या सूरत हाल है, उसके साथ साथ गैस कहाँ पर है, मुल्क में अफरातज़र कितना है, महंगाई कितनी है, गुर्बत कितनी है। ये अंदाजा नहीं है, और ना ये अंदाजा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। उनको इस पर सिर्फ अंदाजा ये है कि PTI की हुकूमत कायम रहे, उनकी अपनी हुकूमत कायम रहे। अलीम खान ने बिल्कुल सही कहा, बड़ा मायूस किया इमरान खान ने हमको। हम तो बहुत आदर्श समझ के आगे बढ़े थे। मेरा ख्याल है EU से पंगा लेना
इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त आपके ख्याल में ये पंगा लेना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है जुनैरा, जिस फोरम पर वज़ीर आज़म साहब ने बात की, क्या ये मुनासिब फोरम था आपके ख्याल में इस तरह की बात करने के लिए? देखिए येस एंड नो, बिकॉज हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब वो हमें पब्लिकली ख़त लिख रहे हैं, जब जो बाइडन हमारी कॉल नहीं लेता और हम यहाँ बैठ के उसका मजाक बनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो फ़ोन तक नहीं अटेंड करते, हमारे अपने लोग ही इसी बात पे हंसते हैं। फिर अमेरिका हमें हर चीज़ का इल्ज़ाम भी देता है, खुल के इंडिया का साथ भी देता है। पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है वो नज़र नहीं आता, कश्मीर में जो हो रहा है वो नज़र नहीं आता। पुतिन क्योंकि पर्सनल दुश्मन है तो 5 दिन में यूक्रेन जो है उसके लिए उन्होंने ऐसी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की है जो अनप्रेसिडेंटेड है। जब दुनिया इतनी हिपोक्रेट है तो फिर हमने कौन से मॉरल्स का ठेका लिया हुआ है, और हमें क्या ज़रूरत है अपने चीक्स में अपनी ज़ुबान को दबा के रखने की? क्योंकि एक काम अगर आपने करके देख लिया है, आपने एक पॉलिसी 70 इयर्स फॉलो करके देख ली है, इट इज़ हाई टाइम टू चेंज इट। हाँ, आप उसे चेंज कैसे करते हैं वो मैं या आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि खान साहब को कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसको जिस तरह समझा उन्होंने उसको वैसे किया। इन प्रिंसिपल बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है कि इमोशनलिज्म जब 9/11 होता है और बुश खड़ा होकर लोगों को कहता है कि मैं पूरी दुनिया उड़ा दूंगा, ईदर यू आर विद अस और विदाउट अस, उस वक्त तो हमें नज़र नहीं आता कि वो मकाम ठीक था, वो बात ठीक थी कि नहीं थी। जब हमारा वज़ीर आज़म एक पब्लिक लेटर का जवाब पब्लिकली देता है तो हम खुद ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये दिस इज़ लाइक गेटिंग आउट ऑफ अ कैंप जिसमें हम 70 ईयर्स से रह रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। आप ईरान जैसी कौमों की मिसाल देखें, कब से सैंक्शंस लगी हुई हैं, खड़े हुए हैं। द वे USSR टूटा था, रशिया जिस तरह कम बैक कर रहे हैं इंटरनेशनल एरिना में, तो नेशंस के लिए डिसाइसिव मोमेंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो चांसेस लेने पड़ते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस लेने चाहिए आपके ख्याल में। नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वजीर आजम के यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयान के बारे में। डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में क्या खान साहब ने सोच समझ कर ये बात की होगी? वो आमतौर पे तो सोच समझ के कमी बातें करते हैं, तो इसी तरह ये भी उन्होंने बिल्कुल, वो घबराहट उनकी बहुत वाज़ेह थी और ऐसा हो जाता है, बहुत से लीडर पहले भी इस तरह की घबराहट में बातें कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने असल में आधा सच कहा है। इन्होंने पूरी बातें की नहीं। जो इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ललकारा और कहा कि जी हम क्या गुलाम हैं और हमें आपने इस्तेमाल किया, तो इमरान खान अगर पूरी बात करते तो उनको ये बतलाना चाहिए था कि जी हमने ये हमने सर्विस के लिए तो हमने फराहम किया ना अपने आप को। जनरल अयूब खान ने अड्डे फराहम किए थे पेशावर में, बटबेर के मकाम पे, उन्होंने आके कब्जा तो नहीं किया था अमेरिका ने। जनरल ज़ियाउल हक ने फराहम किया था कि जी हम आपकी पाइपलाइन बनने के लिए तैयार हैं, आप हमें पैसे दें। मुशर्रफ ने अपनी इख्तिदार को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया था। तो इमरान खान बड़े कन्वीनियंटली जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उसको ये गोल कर दिया इन्होंने और यूरोपियन यूनियन को जिम्मेदार किया। बेशक उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस्तेमाल करने की जो इजाजत जिन लोगों ने दी, आप उनका भी तो नाम लेना। यानी आपके ख्याल में उन्होंने आधी बात की, कहना चाहिए था तो पूरा सच कहना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में इस बयान से क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान एक आइटमी ताकत है और हमें कोई लीडर मिला है जो इन लोगों की आंखों में आके डाल के बात कर रहा है। हमें खुश होना चाहिए, जितनी आधी बात की है उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक, हम कहते तो है सॉवरेन कंट्री है। कायद आज़म ने जिस तरह आंखों में आंखें डाल के अंग्रेजों के उस वक्त बात की और पाकिस्तान लेके दिया, उन्हें बड़े नुकसानात उठाने पड़े। उनकी अपनी तबीयत खराब थी। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक, इंशाल्लाह। देखिए, मैं समझता हूं कि जो यूरोपियन सफीरों ने प्रेस रिलीज जारी की वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी थी, सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी थी। अगर हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और वाकई हाँ यूरोपियन यूनियन पर सियासत नहीं कर रहे और कोई हम पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं खेल रहे, तो उन सफीरों को यहाँ से निकालने का हुक्म दे देते। कहते कि ये नापसंदीदा लोग हैं, नए सफीर इनकी जगह भेजे जाएं। एक टेलीफोन कॉल पर मान जाने की क्या बात है? जो डिप्लोमेटिक तरीका है रिएक्ट करने का, उससे रिएक्शन शो करते तो मजबूती जाहिर होती ना। जलसे में तकरीर करने से तो नहीं जाहिर होनी थी। आप उन सफीरों को कहते भाई बोरिया बिस्तर बांधे और जाएं। आपको कितने प्रेस रिलीज जारी करने का हक दिया है? ये सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी है। वो ममालिक अपने नए सफीर भेजें।
इतनी जरूरत तो थी नहीं, एक फोन कॉल पे फिर ढेर हो गए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।